नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पराशर। सबसे पहले आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। नया साल यानी कैलेंडर बदल जाता है, नई तारीखें आ जाती हैं, लेकिन साथ में ये नया साल होता है नए संघर्षों का साल, नए उत्साह का साल, नई उमंगों का साथ और साथ ही डूबती हुई आशाओं के बीच विश्वास का साल। हम उम्मीद करते हैं कि ये नया साल सबका ऐसा हो, लेकिन बहुत सारी बातें इस नए साल में नए संकल्पों के साथ सबको लेनी होंगी। आज कार्यक्रम में हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे। हमने सब पक्षों को यहाँ पर बुलाया है, जो जुड़े हुए हैं राजनीति से भी, जो जुड़े हुए हैं पत्रकारिता से भी, जो जुड़े हुए हैं धार्मिक क्षेत्रों से भी, संगठनों से भी, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। छात्र संगठनों से भी लोग हैं। हम उन सब से चर्चा करेंगे और मैं सबका परिचय यहाँ पर कराना चाहूँगा। हमारे साथ बीजेपी से अशोक पंड्या जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर हैं, जगदीश शर्मा जी हमारे साथ हैं, ओम सैनी जी हमारे साथ हैं, एक कवि हमारे साथ हैं, अरुण जी हैं, कवि हैं। इसके अलावा विद्याधर मील हमारे साथ हैं NSUI से, विजयपाल कुमावत ढूंढाड़ परिषद से हमारे साथ हैं, विजय शर्मा बीजेपी से हैं, शहर मंत्री हैं, ये हमारे साथ हैं। इसके अलावा इस चर्चा में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले थोड़ी चर्चा तो 2014 की कर ले। ओम जी, पहला तो सवाल आपसे ही, 2014 की चर्चा करनी जरूरी है 2015 में आने से पहले। तो कुल मिलाकर एक साल, एक कैलेंडर बदलना जितना था 2014 या बहुत कुछ कह के गया? देखिए, देश की राजनीति में जो परिवर्तन पिछले साल में हुआ, वो मेरा ख्याल है कि पिछले 70 साल में अपना एक मील का पत्थर है और ऐसा परिवर्तन कभी नहीं हुआ। और बहुत सारे लोगों की आशाएं जागी और हिंदुस्तान के मतदाता ने जैसे व्यवहार किया वो बिल्कुल अकल्पनीय था। एक तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपने पूरे स्वरूप से पहचानी जाती थी, सिर्फ एक नाम से पहचाने जाने लगी और वो नरेंद्र मोदी हो गए, देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी ओर जो पार्टी पूरे देश के अंदर विख्यात थी और पहुंची हुई थी, वही पार्टी आज बिखरी बिखरी सी नजर आती है और उसका स्वरूप बड़ा अजीब सा लगता है, जो पिछले 70 साल में कभी देखने को नहीं मिला। ये बड़ा चेंज आप 2014 का बड़ा चेंज मान रहे हैं? जी हाँ, बहुत बड़ा चेंज। आपको एक बार रोकूंगा, वापस आपके पास आऊंगा, गिरिराज जी के पास चलते हैं। गिरिराज जी, क्या कांग्रेस की स्मृतियों में से आप तो 2014 अगर डिलीट बटन होता तो डिलीट मार देते, ऐसा रहा 2014? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए 2014 का जो वर्ष था राजनीतिक रूप से, चुनाव के रूप से जरूर एक कमजोर रहा, लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ने आज़ादी के आंदोलन के पहले, आज़ादी के आंदोलन के बाद, शासन में आने के बाद कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसलिए कोई विशेष बात नहीं थी। ये जरूर था कि जिस आशा के साथ हम चुनाव में उतरे थे, आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे भारत में कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। लेकिन ये बातें जो है कहने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। थोड़ा बुरा तो रहा 2014 कांग्रेस। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए 2014 का जो वर्ष था, जहां जहां स्टेटों में चुनाव हुए वहां हमें हार का सामना करना पड़ा। 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ये बात निश्चित रूप से 2014 कांग्रेस के लिए जो था। अशोक जी, आपके पास आ रहा हूँ। 2014 कांग्रेस के लिए तो बुरा रहा, लेकिन ओम जी ने जो कहा उस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। 2014 बीजेपी के लिए पार्टी के रूप में कोई अच्छा नहीं रहा। व्यक्तिगत एक व्यक्ति जो था वो उभर कर आया, पार्टी कहीं ना कहीं दब गई 2014 में। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी एक लंबे वैचारिक सामाजिक आंदोलन से निकले हुई पार्टी है। ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका माइक्रो लेवल तक पूरा संगठन, गांव-गांव, शहर डाणी तक है। उसमें एक कार्यकर्ता का निर्माण पार्टी करती है, संगठन करता है, और वही पार्टी की जो जिसका निर्माण पार्टी करती है, यदि शीर्ष पे पहुंचता है, एक पहचान जरूर है। बड़ा हो जाए कद तो नहीं, पार्टी तो पार्टी है, व्यक्ति है। तो उसको चलिए मेरा एक सवाल आपसे, ये वोट नरेंद्र मोदी को मिला था भारतीय जनता पार्टी? ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को मिला था। उसमें नरेंद्र भाई भी एक हैं और वो शीर्ष पे है, इसलिए उनके नाम से। अच्छा, थोड़ी सी तो जगदीश जी आपके पास आ रहा हूँ, वो तो कहेंगे नहीं, अशोक जी वो बात नहीं कहेंगे, लेकिन एक बड़ी बात है कि 2014 ने उथल पुथल बहुत देखी है, अर्श को फर्श पर, फर्श को अर्श पर। और जब 2014 शुरू हुआ था, एक राजनीतिक दम्भ था, एक चेहरा कांग्रेस के पास भी था, एक चेहरा बीजेपी के पास भी था, एक का पिट गया, एक का चल गया। देखिए, ये केवल राजनीतिक क्षेत्र की बात है। जिस तरीके से आप नरेंद्र मोदी का नाम बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से ऊपर थे, मैं कहता हूँ कांग्रेस जो है वो गांधी फैमिली से ऊपर कहाँ है। अगर गांधी फैमिली नहीं है तो फिर कांग्रेस ही नहीं है। फिर एक हालत तो ये हो गई है। तो इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, एक प्रतीकात्मक तौर पर व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है।
गवर्नेंस के लिए कि ये आदमी गवर्नेंस जिसका कि पूर्ण रिकॉर्ड होता है उस तरीके से, तो वो नरेंद्र मोदी इस बात की प्लानिंग कर कर सामने आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया जो बहुत ही और उनके पास प्लानिंग नहीं थी। निराशा के, हाँ क्या और क्या नहीं, उनके पास नहीं, प्लानिंग नहीं थी? नहीं, क्योंकि planning 10 साल राज करने के बाद में अगर प्लानिंग नहीं हो तो बहुत, यही मैं कह रहा हूँ, प्लानिंग कैसे नहीं हो सकती, ये बात तो करना ही बेईमानी है। क्योंकि जो पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी हो उसके पास प्लानिंग नहीं हो, ये तो बात ही बड़ी विचित्र है। प्लानिंग है, फेल हो गई या गलत प्लानिंग बन गई, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन प्लानिंग ही नहीं हो ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, राजनीतिक फील्ड ही केवल ऐसा नहीं है जो कि देश को संचालित करता हो। देश को संचालित करने वाली और बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे आर्थिक क्षेत्र है, जैसे सामाजिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, स्पोर्ट्स है। ये सारे 2014 में इतनी उपलब्धियों से भरे हुए हैं कि मैं हिंदुस्तान एक को एक कर गौरव, बिल्कुल एक एक कर सब पर आऊंगा। मैं तो अभी हिंदुस्तान को अभी गौरव करना आपको चाहिए। रोकता हुआ एक बार विद्याधर के पास आऊंगा। विद्याधर, 2014 जब शुरू हुआ था तो एक चेहरे को युवा चेहरे के रूप में प्रेजेंट किया गया था, कांग्रेस ने किया था, NSUI और यूथ कांग्रेस सबने एक ताकत पूरी लगाई थी। अब क्या वो चेहरा हट गया है? क्योंकि अगर हार हुई है तो मानना पड़ेगा। देखिए, जो 2014 है वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे और सामूहिक सामाजिक तौर पे कई अहम पहलू जो 2014 में रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के लिए बड़ा खराब रहा है 2014। नरेंद्र भाई मोदी और उनके लिए बड़ा अच्छा रहा है। इधर कांग्रेस के लिए जो है 2014 एक सबक के रूप में साबित हुआ है। सबक लेने के लिए जनता ने दिया है। 2015 की नींव और आगे की संघर्षों की नींव कांग्रेस के लिए 2014 ने रख दी कि आगे आपको संघर्ष करना है। ओम जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। ओम जी, मैं अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को छोड़ता हूँ, लेकिन राजनीतिक रूप से 2014 क्या संदेश देके गया? राजनीतिक रूप से ये बताता है कि दुनिया में जो विचारधाराओं का अपना एक सिलसिला था, एक तरफ समाजवादी विचारधारा अपना प्रभाव आर्थिक रूप से दिखा रही थी, दूसरी तरफ पूंजीवादी। अब वो सब गायब होकर के ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आ गया, वैश्वीकरण का ज़माना आ गया, जिसमें विकास का एक ही मॉडल है। चाहे कोई भी पार्टी शासन में आए, इस हिंदुस्तान के अंदर आए चाहे पाकिस्तान के अंदर आए, उसको इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबलाइजेशन स्थापित हुआ 2014 के अंदर, और जिसको अब त्यागा नहीं जा सकता जब तक कोई बड़ी भारी उलटफेर ना हो। उलटफेर नहीं हो। विजयपाल जी, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, और अब मैं आपसे वैश्वीकरण का सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप तो बहुत छोटे में बात करते हैं, आप तो एक ढूंढाड़ परिषद बहुत छोटे विषय की बात कर रहे हैं, और यहाँ तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, दुनिया खुल गई है। 2014 और 2015 ये जड़ों से लेकर के वैश्वीकरण तक का जो दौर जो शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी करके जो विषय, नरेंद्र मोदी केवल विकास वैश्वीकरण ही नहीं, मात्र जड़ों से जुड़ा हुआ ही है। वो जो बातें करते हैं, वो देश की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, उसके आयुर्वेद की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। तो ये जो दौर है वो वैश्वीकरण से लेकर के जोड़ों से जुड़ा हुआ, मतलब संपूर्ण रूप से देखें तो एकदम ऐसा दौर था जिसमें एक तरफ आसाराम बापू था और एक तरफ था आपका बाबा रामदेव, एक तरफ आतंकवाद था, एक तरफ आपकी जो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज इतना भारी रहा, उसके अंदर वैश्वीकरण ही नहीं है, उसमें मूल संस्कृति से जुड़ा हुआ नरेंद्र मोदी का विषय भी था। अच्छा गिरिराज जी, ये सब तो इन्होंने तो सबने बिल्कुल पूरे तराजू में नरेंद्र मोदी को बिठाकर तोल दिया, और आपको तो बिल्कुल पलड़ा आपका नीचे हो गया है। नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि 2014 को मतदाता जागरूकता का वर्ष घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि जहां जहां पोलिंग हुई 2014 में लोगों ने जमकर वोट डाला, यानी अपना अधिकार, सरकार बदलने की ललक या सही मत देने की ललक तो 2014 में दिखी। नहीं, निश्चित रूप से 2014 के अंदर चाहे सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक पार्टियां हो या प्रशासन हो, निर्वाचन आयोग हो, उन्होंने भरपूर प्रयास किया और उस प्रयास का नतीजा रहा कि मत प्रतिशत बढ़ा। लेकिन उसके साथ साथ 2014 के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति सामने आया, उस समय नारा था कि अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। और इसने विद्याधर ने बिल्कुल सही बात कही कि 2014 बहुत बड़ा सेटबैक जो भारतीय जनता पार्टी को जिन व्यक्तियों ने सींचा और खड़ा किया, 2 सीटों से लेकर 200 सीटों तक पहुंचाया, उन व्यक्तियों के लिए भी एक बुरा संदेश था। अपनी चिंता नहीं है, अडवाणी जी की चिंता है, जसवंत सिंह की चिंता है। मैसेज जो गया वो मैसेज जो था कांग्रेस के लिए तो था ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन स्थापित नेताओं के लिए भी जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनको इस तरह से हाशिए पे धकेल दिया जाएगा। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, अरुण जी के पास भी आऊंगा। अरुण जी, आप तो कवि हो,
कवि कैसा कहेगा 2004 दो पंक्तियों के साथ। 2014 की राजनीति में जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया काफ़ी उथल पुथल रहे और जनता ने जो वोट दिया या जो परिवर्तन किया वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, पार्टी को हम हटा भी दें तो ये जो सारा परिवर्तन की लहर थी, चाहे नरेंद्र मोदी हो या चाहे राहुल गांधी, उनकी बात न भी करें तो जनता परिवर्तन चाहती थी। जनता का जो आक्रोश था वो निकल करके बाहर आया इस 2014 वर्ष में और 2014 के चुनावों में विशेष तौर। चलिए ओम जी कुछ कह रहे हैं। ओम जी आपके बाद में कवि की जुबान में अगर इस बात को कहा जाए कि 2014 कैसा रहा तो इसके लिए दिवंगत हर्ष भादानी की दो पंक्तियां हैं जो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। वो है कि समय व्याकरण समझाए हमें आ नहीं आए, बता फिर क्या किया जाए, बता फिर क्या किया जाए। तो समय व्याकरण समझा रहा है, क्या किया जाए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। इस चर्चा में और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ इस ठंडे मौसम में इस गरम गरम चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले दो पंक्तियां हम ओम जी के साथ सुन रहे थे। ओम जी के बाद अब हमारे साथ सुरेश मिश्रा जी भी यहाँ जुड़ गए। सुरेश मिश्रा जी 2014 हम गिरिराज जी से ही बात कर रहे थे। मैं आपसे कांग्रेस के लिहाज से बात नहीं करूंगा, वो मैंने गिरिराज जी को बुला रखा है यहाँ। आप तो सामाजिक काम भी बहुत सारे करते रहते हैं। क्या 2014 किसी ना किसी रूप में उपलब्धियों वाला वर्ष रहा था? देखिए, वर्ष 2014 निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार गई हमारी और बीजेपी की सरकार आई और उसके बावजूद देश को बहुत बड़ी उम्मीदें थी। उन उम्मीदों पर खरा 2014 नहीं उतरा। अब आप कांग्रेस ही हो गए, धीरे धीरे हो रहे हो कांग्रेस। देखिए, नहीं, मैं तो सामाजिक पूछ रहा हूँ। 2014 अच्छा क्या था? अच्छा, देश आप कांग्रेस के लिहाज से अच्छा मत बताइए। मैं आप ये कांग्रेस ही नहीं है ये मानिए, ये सामाजिक है, इसलिए अच्छा आप बताइए। देखिए, देश में खुशहाली का वातावरण पैदा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, सामान्य एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों की अपेक्षाओं पर बहुत बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी सामने आई और उस पर खड़ी नहीं उतरी। ये कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के बात है कि देश को उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर लोग खड़ा नहीं उतरे। पेट्रोल डीजल की रेट हमारे देश में कम हुई, पूरे विश्व में कम हुई, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। जगदीश जी आपके पास आ रहा हूँ। हम चर्चा करें, खेल की चर्चा हम कर रहे थे, राजनीतिक क्षेत्र के अलावा क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे। 2014 में अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वैश्विक मंचों पर हम भारत का सीना चौड़ा होता हुआ देखते हैं। जब हमने कई पदक भी जीते, कई खेलों में भी हम आगे आए, तो क्या आप नहीं लगता कि ये जो बदलाव 2014 कर गया है ये 15 में निरंतर रहे? कि 15 में 2014 से बेटर होगा। हमेशा हम प्रोग्रेसिव समाज जो है वो प्रोग्रेसिव तरीके से चलता है, कुछ मायनों को छोड़कर कि वो अपनी नैतिकता में कैसा है, कि उसके विश्वास कैसे हैं, कि वो अपने पर्सनल दृष्टि से किस तरीके से ग्रो कर रहा है, ईमानदारी से ग्रो कर रहा है या झूठ और मिथ्या और भ्रष्ट तरीके अपनाकर ग्रो कर रहा है। तो ये देखने की बात है। मैं समझता हूँ कि 2015 इसलिए बढ़िया होगा कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन का जो स्तर है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। धीमे धीमे हर बच्चे के अंदर ये ललक पैदा हो रही है कि वो बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करे, बढ़िया से बढ़िया उपलब्धि हासिल करे, अच्छा से अच्छा कैरियर बनाए और ऐसे एथलीट कैरियर बनाने में लगे हुए हैं कि लोग बड़ी बड़ी नौकरी और कैरियर छोड़कर और समाज सेवा के फील्ड में आ रहे हैं। तो ये 2015 मैं समझता हूँ इससे बेटर होगा। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से डेवलप कर रही है, वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से समाज को बदल रही है और सोसाइटी को, रहन सहन, खान पान, हर चीज़ को बदल रही है, उसका जो प्रवेश होगा वो 2015 में पता नहीं हमें कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बड़ा दारोमदार जो आपने कहा है यूथ पर है विद्याधर, बहुत बड़ा दारोमदार है युवाओं पर। मतलब मैं सिर्फ राजनीतिक दलों को अब छोड़ दीजिए, अब NSUI ABP छोड़ दीजिए, अब हम एक युवा की बात कर रहे हैं। दारोमदार हर वर्ष का एक दारोमदार एक यूथ पर होता है क्योंकि एक बहुत बड़ा फेज नया भारत बनता है। क्या अब एक बड़ा विषय नहीं आता कि अब राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर देश का चिंतन, ये एक विषय मन में जागृत होना चाहिए। निश्चित ही जो युवाओं के मन में देशभक्ति का भाव रहता है वो धीरे धीरे जाके कहीं ना कहीं, ये 2014 की बात नहीं है, युवा जब तक रहता है और जब तक उसमें जोश है, फूल से ही कांटा बनता है, निश्चित है। तो जब युवा रहेगा, जब तक उसके जोश रहेगा देशभक्ति का, लेकिन ये कि समाज में जो सामाजिक अपनी परंपराएं और यहाँ के कानून कायदे, रूल और सरकारी स्तर से
जो जिस प्रकार से नियम बने हुए हैं, तो युवा तो उसमें उलझ के फिर कांटा बनता है। और जब तक युवा है तो देशभक्ति की भावना सब में रहती है, चाहे वो अब खेल युवा जगत तो में हमारे हो, यहाँ तो चाहे हमारे यहाँ तो राजनीतिक जगत राजनीति में में हो, आज तक चाहे भ्रष्टाचार खत्म करने में हो, चाहे महंगाई के प्रति आक्रोश हो, या चाहे कोई आंदोलन हो। पर विद्याधर, हमारे यहाँ तो राजनीति में आज तक 60-60, 65-65 साल के भी युवा हैं, तो ऐसे भी युवा हैं हमारे पास। उनमें है भी नहीं तो अभी अशोक जी से पूछ लीजिए, ये भी युवा नेता है, उनमें कहीं वो हंस दी है, देखिए उनमें इस तरीके की देशभक्ति और इस तरीके के भाव मिलेगा भी नहीं। ये कहने को तो कुछ भी करो, लेकिन सच्चाई यही है कि युवाओं में जोश और देशभक्ति का भावना रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो इन अपने जो यहाँ की परंपराएं, युवा सिर्फ यूज होता है। निश्चित ही आज की जो सिचुएशन है उसमें युवा सिर्फ यूज हो रहा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे खेल जगत में हो। खेल जगत में भी कई ऐसे हैं जो अपनी युवावस्था में चाहे मेडल लिए हुए लोग हैं, आज उनकी स्थिति कोई संभालने वाला है नहीं। उस टाइम भले ही पूरे देश ने या मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने उनका श्रेय ले लिया हो, पदक जीतते ही पूरे सीना ऊंचा जनता के सामने खुद का और उसके नाव से किया हो, चाहे राजनीति में नारे लगाने का काम हो, हर क्षेत्र में जो है युवा यूज ही हो रहा है। चलिए, आपको रोकूंगा, पीछे से कुछ कह रहे हैं और फिर पंड्या जी के पास में आऊंगा। 2014 का जो कैलेंडर वर्ष था वो उसके लिए युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो चुका है, क्योंकि चाहे वोटिंग परसेंटेज की बात हो या कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो या राजनीति की बात हो, युवाओं ने इन सब में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और कहीं ना कहीं ये 2014 जेपी आंदोलन के बाद में युवाओं के लिए सबसे बड़ा वर्ष ये कहलाएगा। अच्छा पंड्या जी, जो विद्याधर का सवाल था, वो सवाल मैं फिर आपको दोहराता हूँ। आज भी हम सशक्त युवा जिसकी बात करते हैं, जिसके कंधों पर देश है, उसको हम काम नहीं दे पाए, सिर्फ उपयोग कर पाए हैं उसका, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो। युवाओं में जो चेतना का वर्ष है वो तो 2014 है। और ये युवा जो पिछले कई सालों में अपनी नौकरी के प्रति, कैरियर के प्रति, चेतना का वर्ष तो इसलिए है कि आपको वोट डाल दिए। नहीं, चेतना का वर्ष इसलिए कि राजनीतिक रूप से देश को बदलने की क्षमता यदि किसी में है तो युवा पीढ़ी में है। 18 से जो 25 साल का जो नौजवान था वो इस बार राजनीति में बढ़ चढ़ के भाग लिया, वोटिंग में भाग लिया, देश को बदलने की उसमें ललक है, ये उसने अपने आप को दर्शाया। और ये युवा की चेतना ही इस देश को बदलेगी, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ। और युवा हर क्षेत्र में। सुरेश जी, आप मेरे को ध्यान है, एक कार्यक्रम में तो आप भी 50-60 हजार युवा इकट्ठे कर लेते हो, है ना, दौड़ाते हो उन सबको। लेकिन जिस विषय को मैं, जिस मूल विषय पे आ रहा था, ये कह रहे हैं अच्छा है क्योंकि युवाओं ने इनको राज दे दिया। वो सवाल जो विद्याधर का वो वहाँ का वहाँ है कि अगर इस शक्ति को, जो राष्ट्र निर्माण या देश निर्माण की बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, सरकारें उसको उपयोग करना नहीं जानती। देखिए, पूरे विश्व में देखें इस समय तो भारत एक युवा भारत के रूप में एस्टेब्लिश हुआ है। हमारी युवा पीढ़ी आज देश के अंदर 60% से ऊपर की आबादी सिर्फ युवाओं की है, 15% के आसपास आबादी टीनेज बच्चों की है और 7% से 8% की आबादी बच्चों की है। तो ये हमारा देश आने वाले समय में जिस प्रकार युवा बन के उभर रहा है पूरे विश्व के अंदर, अमेरिका कहता है कि सावधान हो जाइए इंडिया से, चाइना कहता है इंडिया सावधान हो जाइए। ये सब बातें क्यों चल रही है? क्योंकि हमारे देश की युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसको एक रास्ता दिखाने की बात है, एक सृजनात्मक। ये रास्ता दिखाए कौन? ये रास्ता कौन दिखाए? ये जिम्मेदारी तो ये जिम्मेदारी इस युवा की जिम्मेदारी तो राजनीतिक दलों को भी उठानी पड़ेगी। दलों को भी है, माता पिता की भी है, लगवाते हैं, माता पिता की भी है, शिक्षक गणों की भी है। कॉलेज स्कूल से लड़का पास होकर निकलता है तो उसको एक सही गाइडलाइन देने की आवश्यकता है। वरना हो क्या रहा है, कई जगह हमारे युवा भटक रहे हैं। कोई आतंकवादी बनने की बात सोचता है, कोई सिस्टम को बदलने के नाम पर उग्रवादी सजा के मिल जाता है। तो उन सब चीज़ों को रोकने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ओम जी, इनको रोकता हुआ आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि बराक ओबामा कहते हैं कि सावधान हो जाओ नहीं तो ओम जी जैसे युवा आ जाएंगे। देखिए, परेशानी ये है कि नौजवान तो हमारे मुल्क में बहुत हो गए, 60% के करीब हो गए, और वो वोट भी उसी तरीके से देकर के उन्होंने अपना सब कुछ दिखा दिया। लेकिन विचार का बड़ा अभाव है, दिशा नहीं है, देख नहीं सकते कि किस तरह की आर्थिक हालत होनी चाहिए हमारी, किस तरह की सामाजिक होनी चाहिए, किस तरह की सांस्कृतिक, क्योंकि वो सब पुख्ता नहीं है। और ये पुख्ता नहीं होने से बड़े टूटे से ख्याल आते हैं, टूटी सी बातें होती है। अब युवजन सभा नहीं है, विद्यार्थी परिषद वैसी नहीं है, स्टूडेंट फेडरेशन नहीं है, और साथ साथ में NSUI भी वैसी नहीं है जैसे प्रमोद उस दास मुंशी के वक्त में हुआ करती थी, जब बहुत पढ़ते लिखते थे, दुनिया की सारी राजनीति को समझते थे। जब चर्चा करते थे तो लगता है कि ये युवा ताकत है जो समझती है कि हमारी सामाजिक धारा कौन सी होनी चाहिए, आर्थिक कौन सी होनी चाहिए, सांस्कृतिक कौन सी होनी चाहिए। अब के युवा के पास नहीं बचे। विजय, आपके पास आ रहा हूँ। आप युवा मोर्चा में भी रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, बीजेपी में भी हो, नहीं बचे वैसे।
जैसी विद्यार्थी परिषद होनी चाहिए नहीं बची, जैसा स्टूडेंट फेडरेशन इंडिया होना चाहिए नहीं बचा, जैसी NSUI चाहिए थी नहीं बची। अब दिशा नहीं है। आशीष जी, सबसे पहले आज आपने जो स्वस्थ बहस रखी उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी चीज़ जो आप ये आज बात बोल रहे हो युवा के बारे में, पहली बार युवा ने आज ये बात स्पष्ट रूप से दिखा दी है कि अब किसी भी प्रकार से जो पहले के लोग या पहले के राजनीतिक पार्टियां जो जनता से खेलती थी, अपने आश्वासन दिया करती थी और उसके बाद उनसे वोट ले लिया करती थी, काम नहीं होते थे, फिर वो आते थे, फिर एक परिवारवाद की जो राजनीति होती थी, इस बार स्पष्ट बहुमत देके जनता ने ये तय कर दिया है कि आपको काम करना होगा और अगर भाषणबाजी और केवल इस प्रकार से आप हमें दोगे तो हम इसको कतई अगर 5 साल पहले मैं ये जनमंच इसी जगह पे करता और आप बैठे होते तो ये सारी बातें गिरिराज जी बोल रहे होते कि आज युवा ने सिद्ध कर दिया कांग्रेस को वोट देकर हमारी सरकार बनाकर। आशीष जी, मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूँ, ऐसा कोई विषय नहीं है। इसके अंदर युवा भी उतने ही सहभागी है, उनके परिवार भी उतने ही सहभागी है। एक आम धारणा, आम आदमी की लोगों की धारणा, ये मानसिकता बन चुकी है कि अब उनको काम करना होगा, अब उनको परिवारवाद की राजनीति से मेरा भी सवाल वही है। चुके हैं। अखिलेश है यहाँ पर, अखिलेश ABP से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, मैं तो सवाल सब पे खड़ा कर रहा हूँ। ना ABP वैसी रही, ना NSUI वैसी रही, ना SFI वैसी रही। विचार के साथ जुड़ना चाहिए था, विचार के साथ छात्र नहीं है। छात्र सिर्फ जुड़ा हुआ है राजनीतिक संगठनों के, छात्र संगठनों के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आज की जो दशा है छात्रों की वो बहुत बदल चुकी है, लेकिन अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें तो पूरे वर्ष में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रव्यापी आंदोलन और क्षेत्रीय के जो आंदोलन है उनको साथ में लेकर परिवर्तन की दशा की ओर चलती है। अगर देखें, अगर यहाँ का लेकिन वो परिवर्तन जो छात्र में होना चाहिए था वो अचानक से देश में हो जाता है, बीजेपी आ जाती है। तो परिवर्तन आप बीजेपी के लिए कर रहे थे या उस छात्र के लिए? ये परिवर्तन समाज के लिए किया जा रहा था और समाज के लिए ये कार्यक्रम आगे से आगे बढ़ाए जाते हैं। चलिए, मैं आपको रोकूंगा। विद्याधर, मैं इसी सवाल पे आगे बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कहा था कि युवा यूज होता है और निश्चित ही युवा जो होता है उसमें देशभक्ति की भावना होती है। अब की बार क्या किया पूरी सरकार ने, युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया इसलिए कि मोदी जी बोलते थे कि हम देश का सिर ऊंचा कर देंगे, इस सिर को झुकने नहीं देंगे। तो ऐसी भावनाएं युवाओं में भरी गई, उनका वोट लिया गया। अब की बार जो वोट पड़े उसमें बुजुर्ग जो उनका नहीं गया, उनका वोट जो है कांग्रेस को डला, लेकिन युवाओं का वोट निश्चित एक बार बीजेपी को डला, क्योंकि वो ऐसी भावनाएं भर रहे थे। अब हो क्या रहा है, अब क्या हो रहा है कि वो ठगे से महसूस कर रहे हैं। मैं दूसरी बात करता हूं। मैं आपको रोकता हुआ एक बार, जगदीश जी, क्या अगर कोई मिशन चलाकर अगर यूथ को जोड़ा जाता है तो क्या चेंज नहीं दिखता? आज अगर मैं विजयदीप की बात से सहमत, इसे विद्याधर की बात से थोड़ा सा अलग हटकर बात करूंगा कि अगर आज चलिए नरेंद्र मोदी ने साफ सफाई का काम दिया है तो क्या ये देश में एक काम नहीं है? क्या ऐसे मिशन देने नहीं चाहिए? देखिए, मैं इसको दूसरे ढंग से मैं उनका पक्ष भी नहीं ले रहा। नहीं, मैं वो सिर्फ फोटो खिंचाएं इसलिए नहीं। चाहे विद्याधर जी ने बात की हो, चाहे अपने ABVP वाले हमारे दोस्त हैं उन्होंने बात की हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूथ हमेशा परिवर्तन का संवाहक होता है। अब अगर विद्याधर जी ये देखते हैं कि यूथ को यूज किया जा रहा है तो ये इनका अपना अनुभव हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जो यूथ है वो ट्रेनिंग लेकर ही आगे बढ़ता है और ये ट्रेनिंग का दौर होता है जिसमें कि वो बहुत सारे राजनीतिक दलों के साथ जुड़ता है, लेकिन सारा यूथ राजनीतिक दलों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत ही कम परसेंटेज है जो राजनीतिक दलों के युवा और विद्यार्थी संगठनों से जुड़े हुए। जो बाकी यूथ है वो क्या कर रहा है ये भी तो देखिए। सवाल वही है कि उनको काम, उनका उपयोग। ये सारा का सारा यूथ जो है, जो राजनीतिक दलों से नहीं जुड़ा हुआ, वो देश के निर्माण में लगा हुआ है इस रूप में कि वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कि वो अच्छी जो है शिक्षा प्राप्त करके अच्छा कैरियर बना रहा है। और जैसा मैंने शुरू में बताया था, ऐसे भी युवा आप सामने आ रहे हैं जो कि बड़ी तनख्वाहों के, मतलब अभी एक कल परसों ही अखबार में पढ़ रहे थे कि 1.25 करोड़ रुपए साल का पैकेज है, नौकरी छोड़िया है, केवल तीसरे साल ही उसकी नौकरी थी, छोड़कर और सामाजिक संगठन बनाकर समाज में काम कर रहा है। तो ये परिवर्तन की दिशा नहीं है तो और क्या है? अगर ये 100 लोग भी इकट्ठे हो गए, एक शहर में, एक प्रांत में अगर 1000 लोग इकट्ठे हो गए ऐसे, तो वो बदल कर दिखा देंगे सारी चीजों को। मैं पीछे चलता हूँ, पीछे आपसे मेरा सवाल है, आपके मन में कुछ बात होंगी, कहना चाह रहे होंगे, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। मेरा एक सवाल है कि अगर हम क्यों ताकते हैं सरकारों की तरफ? क्या 2014 ने संदेश नहीं दिया कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं? इन्होंने एक उदाहरण बताया, क्या यूथ अकेले दम पर इस देश को नहीं बदल सकता? हमको क्या सरकारों की अभी भी जरूरत है? डेमोक्रेसी, हमारे इस देश की डेमोक्रेसी ने इतना हक दे रखा है कि हम चाहें
तो हम अपने आसपास, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी, अपने शहर को बदल सकते हैं। आज सबसे बड़ी ताकत जो इस देश में है वो है युवा। और युवा ने जो अब की बार वोटिंग प्रतिशत किया है, या बीजेपी को हो या लास्ट ईयर कांग्रेस को हो, जो भी है, हर बार जो परिवर्तन आता है वो युवा की वजह से ही आता है। और आज युवा जो सोचता है वो आगे के लिए सोचता है, फ्यूचर के लिए सोचता है। और जो अभी जो प्रोग्राम है, अभी जो भी प्रोग्राम होंगे वो सब युवाओं के बेस पे होंगे। और युवा जो आगे जितने आगे युवा जो सजेशन देगा उसको लेके जो काम सरकार जो काम करेगी, या जो भी क्षेत्र में काम होगा उसमें इंडिया आगे बढ़ेगा और अपना नाम रोशन चलो आपको रोकूंगा, एक आपके पास में है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सर, जैसे मैं बोलना चाहूँगा, विद्याधर मील जी ने अभी बोला था कि एक स्टूडेंट यहाँ पे यूज में लिया जा रहा है, तो मैं सर की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि अभी हम देखा जाए कि इस चुनाव में ही बात करें तो ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मैं चुनाव छोड़ रहा हूँ। इसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल था कि एक अच्छा मैसेज गया था। क्या सिर्फ युवाओं ने सरकार बदल दी और अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली? नहीं सर, युवाओं को हम एक राजनीति से कंपेयर नहीं कर सकते। क्या इस लोकतंत्र के जागरूक पहरेदार युवाओं को नहीं बनना चाहिए कि अब हमने वोट दे दिया, हमारी सरकार बना दी, अब कुछ गलत हो रहा है तो हम कहेंगे? जी बिल्कुल। आज हम देखा जाए, अखिल विद्यार्थी परिषद हमेशा, और भी कई स्टूडेंट फेडरेशन है जो हमेशा स्टूडेंट के लिए वर्क करते हैं, साथ साथ सोसाइटी में भी और पब्लिक इंटरेस्ट में भी वर्क करने के लिए हमेशा आगे और तत्पर रहते हैं। युवा जब तक आगे नहीं आएगा, आज देखा जाए राजनीति में पढ़े लिखे समझदार और लोग आगे इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनसे हमारी राजनीति में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, जो गलत काम होने नहीं दे रहे। तो युवाओं पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज इस कार्यक्रम में एक और परिचय मैं करा देता हूं कि सिर्फ एक कवि नहीं है, सिर्फ अरुण जी कवि नहीं है, हमारे साथ तो ओम जी ने भी कविता सुना दी। और थोड़ी देर में एक कवि का परिचय और मैं हमारे साथ अशोक पंड्या जी हैं, ये भी कभी कभी कविताएं कह जाते हैं, राजस्थानी में, मारवाड़ी में, ढूंढाड़ी में। तो अशोक जी, युवाओं को लेकर कुछ आपके पास है? युवा जब तरुणाई जागती है तो एक नया संदेश होता है। तो ओम जी कुछ कहेंगे? किरणें तो अणु अणु के अंतस से फूटेंगी, किरणें तो अणु अणु के अंतस से फूटेंगी, क्या होगा क्षितिजों पे पैरुए बिठाने से। तो यही इस कविता के साथ एक बार ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे।